हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल में नई प्रेरणा का स्रोत लेकर आएगा। तो चलिए करते हैं अपनी कहानी को शुरू। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मैट्रन अन्ना मिखाइल ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का माल्योश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था, दावत की तैयारियों में अपनी मैट्रन का हाथ बटाने के लिए। गरम और ताज़ी रोटियों की दावत थी। माल्योश ने रोटियां बनाते देखा तो उसे अपनी माँ आ गई। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी, हालांकि उन्हें गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थीं। दावत शुरू हो गई। माल्योश अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गई तो, इसलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां अपनी माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? तो अन्ना मिखाइलोवना ने कहा, क्यों नहीं? मैट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म हुई तो माल्योश ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ़ गिरने लगी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख अन्ना को चिंता हुई। ओह माल्योश, बाहर तो बहुत बर्फ़ पड़ रही है। इस खराब मौसम में तुम घर पे ही रहो। माल्योश ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया, मगर जैसे ही उसने अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। अन्ना मिखाइलोवना माल्योश के मन की बात समझ गई थी, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी। अनमाने मन से उन्होंने माल्योश को जाने की आज्ञा दे दी। घर से बाहर भेजने से पहले उन्होंने माल्योश को अच्छी तरह गरम गरम कपड़े पहना दिए। सिर पर भी उन्होंने टोपी बांध दी और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। माल्योश जब मैट्रन से विदा लेकर चला तो वहाँ एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्योश के साथ चल दिया। उन दोनों में सच्ची दोस्ती थी। अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब हो रहा है। बर्फ़ के बड़े बड़े गुब्बार तेज हवा में सरसराते उड़ रहे हैं। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई है कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बर्फ़ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया है। अन्ना ने फिर एक बार माल्योश को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप हो गई। माल्योश और ब्लैकी कुछ देर जाकर ओझल हो गए तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था। वे माल्योश के बारे में सोच रही थी और रह रह कर खिड़की से बाहर झांक रही थी। बर्फ़ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेज़ी से बर्फ़ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेज़ी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेज़ी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल गईं। जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीरकर कभी कभी नजर आ जाती थी। इवान अपने साथ लाए झड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे चल रही थी। काफ़ी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग माल्योश के घर पहुँचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो माल्योश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाज़ा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में माल्योश के बजाय किसी और लड़की को पाकर वह चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ लेती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाया और वैसा कोई संकेत ना पाकर पूछ लिया, माल्योश कहाँ है? माल्योश? फेडोशिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया।
क्यों, वो तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक आया ही नहीं। अन्ना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। उसके पैरों की शक्ति जाती रही। अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। फेडोशिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरे ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को माल्यूशन की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी। माल्यूशन कहाँ होगा, कैसे होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए? सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ दौड़ता हुआ आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से वो हाँफ रहा था। उसने वहाँ जमा लोगों से लड़खड़ाते स्वर में कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंक रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि अन्य सभी जानवर कहीं ना कहीं डूबते छिपते रहते हैं, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर वो फिर से बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा है। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लग गई। अचानक अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान आया कि जब माल्यूशन उसके घर से चला था तो उसके काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्यूशन के साथ उसे छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लैकी, ये ब्लैकी ही है जो माल्यूशन के साथ साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की एक तरंग दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गवाए माल्यूशन को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कदिल उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन रह गया था। शाय शाय करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ़ के टुकड़ों से चितराकर बिखर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर ही हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी, ब्लैकी। ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर गया। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपक लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ़ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ़ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे माल्यूशन दिखाई देने लगा। माल्यूशन को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उनकी नब्ज देखी। वह चल रही थी। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से माल्यूशन का सारा शरीर अकड़ पड़ा था। वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने माल्यूशन को उठाया। वह लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोपड़ी में ले गए। माल्यूशन के सब कपड़े उतार दिए गए। पास ही तेज आग जलाई गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह से मालिश की गई। इवान इस सब कामों में काफ़ी मदद कर रहा था। फेडोशिया अब भी धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में माल्यूशन के शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई। माल्यूशन के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे माल्यूशन ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माल्यूशन उठा बैठा और अपने माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला,
तू रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रेन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालूशन को अपने सीने से लगा लिया और फक फक कर कर रोने लगी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालूशन के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर काबू किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।